प्यारे बच्चों, एक और लेक्चर पेश है आज। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे बच्चों डायमेंशंस के बारे में। और उसके बाद हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है, ये इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है बच्चों को, पता नहीं क्यों। बाकी टॉपिक्स भी हैं बहुत अच्छे। आइए शुरू करते हैं डायमेंशंस की बेसिक इंट्रोडक्शन से, और फिर धीरे धीरे हम चलेंगे डायमेंशनल एनालिसिस यानी डायमेंशंस की एप्लीकेशंस की तरफ। तो बच्चों, आपने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में तो पढ़ ही लिया है, एक बार उसको दोबारा लिख देते हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं एसआई सिस्टम की, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी यूनिट्स लिखी हुई हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, किसी भी लेंथ को अगर मेजर करना है तो आपको मीटर चाहिए, मास किलोग्राम, टाइम को सेकेंड, और इस तरह आपने सारी की सारी पढ़ ली है। अब देखिए बच्चों, अगर हमारे पास कोई डिराइव्ड क्वांटिटी आती है तो हम उस डिराइव्ड क्वांटिटी को इन सभी में से किसी ना किसी कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, देखो, अगर मान लीजिए हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी, यानी ये जो है वेलोसिटी और टाइम का मेजरमेंट है ना, कितनी तेजी या धीरे से वेलोसिटी बदल रही है। और वेलोसिटी बच्चों किससे मिलके बनी होती है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम से, अपॉन ये वाला टाइम। तो ये टोटल हो जाएगा एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो उस हिसाब से हमने लिखा है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? लेंथ है एक तरह की। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, तो वहां से आप पहचान सकते हैं, तो लेंथ है। सो एक्सेलरेशन बच्चों क्या हो जाएगी? फंडामेंटल में अगर लिखें तो एक्सेलरेशन किसका मेजरमेंट है? लेंथ अपॉन टाइम। तो एज इट इज मैच हो गया, टाइम का स्क्वायर। तो अगर इसको हम वर्ड्स में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? लेंथ और टाइम। लेंथ की पावर यहां पे 1 है और टाइम की पावर यहां पे 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगी। तो बच्चों, हम एक्सेलरेशन को अगर कंप्लीटली दिखाना चाहें कि वो किन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बना है और उनकी पावर क्या क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन क्या है भाई? 1 इन लेंथ, यानी लेंथ की पावर 1 है, एंड -2 इन टाइम। इसी इंफॉर्मेशन को कहते हैं डायमेंशंस। यानी कि किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज आई हैं, उनकी पावर कितनी है, ये बताना कहलाता है डायमेंशंस। तो अगर कोई पूछे एक्सेलरेशन की क्या डायमेंशंस हैं, तो आप कहेंगे 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, फोर्स ले लेते हैं। अब फोर्स जो है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा। फोर्स है बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन। मास डायरेक्टली मैच हो गया, एक्सेलरेशन अभी अभी हमने निकाला है, लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। तो बच्चों, इसको कैसे लिखा जाएगा पावर्स की टर्म्स में? 1 इन मास, कॉमा 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो ये हो गई डायमेंशंस फोर्स की। इसी तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस बता सकते हैं। करना क्या है बच्चों? जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपने लिखी है, स्टेप 1, आप उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज तक रिड्यूस करिए, इनमें से चुनी हुई फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसके बाद उनकी पावर्स जो भी आई हैं वो इस तरीके से इंग्लिश में लिख दीजिए। ये होगी डायमेंशंस। अगर डिफाइन करना हो तो कैसे लिखेंगे? डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड फॉर एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों, अगर इस तरीके से हम लिखने लग गए, 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम, ऐसे करते करते तो हमें शायद महीना बीत जाएगा अगर हम सारी क्वांटिटीज जो फिजिक्स में यूज होने वाली हैं उनको इस तरीके से लिखने लगे तो, है ना। बार बार हमें इन दिस, इन दैट, इस तरीके से लिखना एक इनकन्वीनियंट मेथड है।
तो साइंटिस्ट ने इसके लिए ना थोड़ा एक आसान तरीका निकाल दिया। सब लोग आलसी होते हैं। इसको आसान करने का तरीका क्या है भाई, ये जो बार बार आप इन मास, इन लेंथ, इन टाइम लिख रहे हैं, इनके ना कुछ सिंबल बना देते हैं ताकि हम इनको एकदम से झट से लिख पाए। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, मास के लिए सिंबल बना दिया है कैपिटल एम, लेंथ के लिए बना दिया है कैपिटल एल, टाइम के लिए बना दिया है कैपिटल टी। तो ये हो गया मास की पावर 1। 1 इन मास मतलब कैपिटल एम की पावर 1, 1 इन लेंथ मतलब एल की पावर 1, टी इन -2 मतलब टी की पावर -2। अब ये जो एम, एल और टी सिंबल चूज किए गए हैं बच्चों, कहीं आप इनको नॉर्मल वेरिएबल्स ना समझ लें। इसके लिए एक तरीका निकाला गया कि हम इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स में पुट कर देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट जैसे ही आपने लगा दिया, मतलब अब ये जो एम, एल और टी लिखा है ये नॉर्मल वेरिएबल्स नहीं है, ये डायमेंशनल सिंबल्स है ना। जैसे हम मैथ्स में लेट कर लेते हैं, लेट इट बी एक्स, लेट इट बी एम, लेट इट बी एल, ये वो वाले वेरिएबल्स नहीं है जो आप लेट कर सकते हैं। ये पहले से डिफाइन किए हुए सिंबल हैं, इनको आप कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात जाहिर होगी स्क्वायर ब्रैकेट से। तो अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया है, इसका मतलब ये नॉर्मल वेरिएबल्स हो गए। स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब ये डायमेंशनल सिंबल्स हो गए। तो फोर्स की डायमेंशंस कैसे हो गई, लंबा तरीका 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। सीधा तरीका कम टाइम लेने वाला MLT -2, है ना। 1 पावर को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, MLT -2। ऐसी एक्सेलरेशन का हो जाएगा LT -2। तो इस तरीके से आप किसी भी गिवन क्वांटिटी की फिजिकल डायमेंशंस निकाल सकते हैं। अब बच्चों एक चीज और है, डायमेंशन के सामने अगर आप वो क्वांटिटी भी लिख दें तो ये बन जाता है एक डायमेंशनल फॉर्मूला या एक डायमेंशन इक्वेशन। तो खाली इसकी बात होगी तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये फोर्स की डायमेंशन है। आप साइड में फोर्स इक्वल टू करके लिख दो तो डायमेंशनल इक्वेशन बन गई, या ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। है ये थोड़ा सा वर्ड है, वर्ड का प्ले है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के पीछे बच्चों लास्ट में जब आप जाएंगे तो बहुत सारी डायमेंशन गिवन है, धीरे धीरे आपको वो सारी याद करनी है। ये देखिए बच्चों, मेरे पास एक एनसीईआरटी का एडिशन है, पेज नंबर 214 है, अगर आप जूम करके देख पाए। पेज नंबर 214 पे देखिए काफ़ी सारी यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी डायमेंशंस लिखी हुई हैं। और ये पेज 214 से लेके चलेगा आपका 215, 216, 217, 218 एंड देयर आर टोटल ऑफ 94 डायमेंशंस। तो ये जो 94 डायमेंशंस हैं, इनमें से आपको ऑलमोस्ट 30-40 करनी पड़ेंगी। ज़्यादातर आपको 12th में काम आएंगे, इनमें से धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। सो धीरे धीरे इनको लिखना शुरू कर दीजिए। जो कॉमन है जैसे फोर्स और एक्सेलरेशन आपको अभी याद हो चुका है, बाकी भी हो जाएंगी, नो वरीज। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, हम डायमेंशंस पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसा क्या मिलेगा हमें डायमेंशंस पढ़ के मार्क्स के अलावा। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है, दिस इज अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस या फिर एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो बच्चों टोटल हमारे सिलेबस में 3 एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस of a given फिजिकल इक्वेशन या रिलेशन। कहने का मतलब है, आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए जो आपको फिजिक्स में बताई गई है, वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये आप इस एप्लीकेशन से जज कर सकते हैं। डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब क्या है बच्चों, देखो किसी भी इक्वेशन को जब आप डिराइव करते हैं, इन्वेंट करते हैं किसी कॉन्सेप्ट को, तो पहला स्टेप क्या होता है, आपने उस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करना है। डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब है उस इक्वेशन के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज आ रही हैं उनका आपस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सही तरह से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन लीजिए, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। तो कोई बोले कि सर S इज इक्वल टू UT स्क्वायर प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है,
कोई ऐसा भी बोल सकता है कि सर एस स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो आप उसको गलत साबित कैसे करेंगे? आप उसे डायमेंशनली करेक्ट, ये जो पहला स्टेप है डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, इससे जज करके बता देंगे कि ये सही है कि गलत है। दूसरा स्टेप आता है किसी भी इक्वेशन को इन्वेंट करते हुए कि आप उसे एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन दें, यानी कहाँ पे एक कांस्टेंट आ रहा है, कहाँ प्लस आ रहा है, कहाँ माइनस आ रहा है, ये सब सेकंड स्टेप में जज होता है। तो अगर कोई इक्वेशन पहले स्टेप में ही फेल हो गई तो वो दूसरे पे नहीं जा सकती। पहले स्टेप पे अगर वो पास हो गई फिर वो दूसरे पे जा सकती है। तो डायमेंशनली करेक्ट होना वन ऑफ द स्टेप्स है। डायमेंशनली करेक्ट होना आपको ये साबित करके नहीं देगा कोई इक्वेशन बिल्कुल पूरी तरह सही है या बिल्कुल पूरी तरह गलत है। ये पहली सीढ़ी है, अगर ये पार कर ली फिर सेकंड स्टेप पे आप एग्जैक्टली रिलेशन बता पाते हैं। लेकिन हम सिर्फ इसी को अपनी एप्लीकेशन मानते हुए यही हमारे सिलेबस में इसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं डायमेंशनली करेक्ट होने का क्या मतलब है। तो ये समझने के लिए बच्चों हमें एक सिंपल सा प्रिंसिपल समझना होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या कहता है? इसके दो पॉइंट है बच्चों, ध्यान से समझना। पहला क्या है बच्चों, किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशंस आ रही हैं वही डायमेंशंस राइट हैंड साइड पे आनी चाहिए। जैसे कि इसी इक्वेशन को ले लेते हैं बच्चों, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे बच्चों क्या डायमेंशन हुई? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, तो आप इसे खाली एल लिख सकते हैं, लेकिन साथ में ब्रैकेट्स लगाने होंगे, नहीं तो ये नॉर्मल वेरिएबल मान लिया जाएगा। u क्या है बच्चों? u है इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशंस होती हैं एल टी माइनस वन। फिर आता है बच्चों टाइम t प्लस, फिर आए हाफ पे। मैंने बताया था बच्चों हाफ जो है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जो भी कांस्टेंट्स आएंगे बच्चों इस तरह से फॉर्मूला में जिनकी कोई यूनिट्स नहीं है उनकी डायमेंशंस आपको इग्नोर करनी है, वो डायमेंशनलेस है, उसको छोड़ दीजिए एज इट इज। तो हाफ एक कांस्टेंट है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है ना। जैसे एरिया में पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है सर्कल का एरिया, तो उसमें पाई एक कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है। एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, टाइम फिर उसका स्क्वायर। तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, एल एज इट इज टी माइनस वन और टी प्लस वन, ये दो मिलके हो जाएंगे टी की पावर जीरो, या ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी माइनस टू, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, एल बचेगा। तो हम देख रहे हैं बच्चों लेफ्ट साइड पे डायमेंशंस क्या है, एल की पावर वन। राइट साइड पे डायमेंशंस क्या है, एल की पावर वन, ये भी एल की पावर वन। तो पहला पॉइंट यहां से जस्टिफाई हो गया, द डायमेंशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑन द राइट हैंड साइड। आप इसे ऐसे मत समझिएगा कि सर ये एल है और ये 2l आ गया, नहीं, आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? देखिए पहली बात तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं, तो ये नॉर्मल वेरिएबल्स नहीं है कि ये x प्लस एक्स 2x हो गया, वेरिएबल है ही नहीं, ये तो फिजिकल क्वांटिटी बता रहा है, ये लेंथ बता रहा है, ये लेंथ बता रहा है। दूसरा, अगर आप जबरदस्ती लिखना भी चाहें कि भाई l प्लस एल, आपने 2l लिख दिया, फिर से बच्चों देखो ये 2 तो एक कांस्टेंट है ना, अगेन एक डायमेंशनलेस नंबर है, तो फिर से हट जाएगा ये, आप तो सिर्फ डायमेंशन लिखना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशंस का टाइप है वही डायमेंशन का टाइप राइट हैंड साइड पे आ गया। ये था पहला पॉइंट। तो ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट होती हुई दिख रही है, लेकिन हमें दूसरा पॉइंट और देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जज कर पाएंगे। बच्चों दूसरा पॉइंट क्या है, मैं साइड में लिख देता हूं, ओनली दोज क्वांटिटीज can be added or subtracted which have same dimensions। इसका क्या मतलब है बच्चों? अगर आपकी इक्वेशन ऐसी है कि उसमें कुछ क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, हाँ जी बिल्कुल है, देखिए ये एक यूटी है, ये किस में ऐड हो रहा है, हाफ ए टी स्क्वायर में। तो जो दो क्वांटिटीज या जितनी भी हैं वो अगर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब उनकी डायमेंशन सेम रही हो। तो यूटी की डायमेंशन बच्चों अल्टीमेटली क्या आ गई, एल।
हाफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशन अल्टीमेटली क्या गई बच्चों, एल। दैट मीन्स वी कैन ऐड दैम, हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो आपने जो ये बीच में प्लस लगाया है ये सही है। ओनली दोज क्वांटिटीज, सिर्फ वो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनकी डायमेंशंस अंत में सेम आए। ये बिल्कुल वैसा ही है बच्चों, जैसा कि हम ये बोलें कि भाई आप दो सेम क्वांटिटीज की यूनिट्स को ही ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 5 kg प्लस 3 kg, सेम यूनिट्स है ना, आप इन्हें ऐड कर सकते हैं, ये एक वैलिड चीज है, आंसर आ जाएगा 8 kg। तो वैसे ही डायमेंशंस पे भी एप्लीकेबल है, जो सेम तरह की डायमेंशंस हैं उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है। हम कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि 5 kg राइस में 3 मीटर स्क्वायर क्लोथ ऐड कर दीजिए तो आंसर आ गया 8 kg मीटर स्क्वायर। नहीं, नॉनसेंस है। आप उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो या फिर यूनिट सेम हो। तो ये जो हमने इक्वेशन ली थी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये उस बात पे बिल्कुल खरी उतरती है, यानी ये इक्वेशन एक वैलिड इक्वेशन है, स्टेप 1 को क्लियर कर गई है। तो बच्चों स्टेप 2 का क्या हुआ, क्या ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम उसे प्रूव नहीं कर सकते अभी। यहाँ पे हमें सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी थी। तो हमारे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने हमें ये सिखाया कि ये सही है। अब अगर यहाँ 1/2 की जगह 3 होता, 380 स्क्वायर, तो भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि ये सही इक्वेशन है, क्योंकि वो कांस्टेंट को तो इग्नोर ही कर देता है ना। ऐसे ही अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो भी ये उसको सही बताता कि भाई इसकी डायमेंशंस भी एल आएंगी, अल्टीमेटली इसकी भी एल आएंगी, तो आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों यही डायमेंशनल एनालिसिस का एक डिसएडवांटेज है, आपको ये एग्जैक्ट चीज नहीं बताता, ये सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस बताता है। इसीलिए हम इसको ये नहीं बोल सकते टू चेक द एग्जैक्ट करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन, इसीलिए हम कहते हैं टू चेक दी ओनली द डायमेंशनल करेक्टनेस, स्टेप 1। स्टेप 2 हम नहीं बता सकते यूजिंग डायमेंशंस, वो ऑब्जर्वेशन से, रिसर्च एक्सपेरिमेंट से आता है। तो इस तरीके से बच्चों आप कोई और एग्जाम्पल कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं एक दो और एग्जाम्पल। हमने बच्चों 9th में पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एक डेरिवेशन भी थी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते वक्त। आइए देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो फोर्स MLT-2, हम बच्चों LHS को सॉल्व कर रहे हैं, इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज लेंथ, है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में मानते हुए इस तरीके से हम लिख सकते हैं, हाफ इग्नोर हो जाएगा बच्चों, दिस इज m एंड वेलोसिटी इज LT-1 का स्क्वायर। इसको चेक करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा m L2T-2 इज इक्वल टू m, ये स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा L² T-2, दोनों तरफ सेम आ गया बच्चों। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के पहले पॉइंट से ये इक्वेशन बिल्कुल सही है डायमेंशनली। अब प्लस माइनस करने को है नहीं कुछ इक्वेशन में, तो हम सेकंड पॉइंट पे जाएंगे ही नहीं। सो ये थी बच्चों हमारी पहली एप्लीकेशन। इस तरीके से मैं आपको एक और वीडियो भेजूंगा जिसमें हमारी सेकंड एप्लीकेशन होगी एक्सक्लूसिवली, और फिर थर्ड एप्लीकेशन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 10 से 15 न्यूमेरिकल आपको निकालने हैं इस तरह की एप्लीकेशंस के मिनिमम। ऑलराइट बच्चों, बाय बाय।